गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से समतल पृष्ठ पर परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या। आज हम पढ़ेंगे इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पहला पॉइंट लेंगे हम कला संबंध स्रोत, दूसरा लेंगे कला असंबद्ध स्रोत, तीसरा लेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, चौथा पॉइंट लेंगे व्यतिकरण, पांचवा पॉइंट लेंगे इसमें हम व्यतिकरण के प्रकार। फिर पहला प्रकार लेंगे समपोषी व्यतिकरण और दूसरा लेंगे विनाशी व्यतिकरण। ये पॉइंट आज इसमें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट लेके चल रहा है अपन वो कौन सा लेके चल रहे हैं, कला संबंध और कला असंबद्ध स्रोत लेके चल रहे हैं। कला संबंध और कला असंबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, क्या होते हैं? देखो भाई, हम आपको ये कह सकते हैं कि कला संबंध और कला असंबद्ध स्रोत होते हैं वो वे स्रोत होते हैं जिनकी कला समय के साथ में क्या होती है, नियत होती है और अनियत होती है। ठीक है, पहला मैं पॉइंट लेके चल रहा हूं इसमें कला संबद्ध स्रोत। और इस कला संबद्ध स्रोत को हम ये कहते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य, जब कोई प्रकाश स्रोत हो उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उत्सर्जन के दौरान जो उस प्रकाश किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, उन प्रकाश तरंगों के मध्य जो कला होता है, कलांतर होता है, वो कला व कलांतर समय के साथ क्या होता है, नियत रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। यानी कि कला या कलांतर, कला या कलांतर किसके साथ, समय के साथ नियत हो। इसके हम दो ही कंडीशन लगा सकते हैं कि एक तो कला व कलांतर समय के साथ क्या हो, नियत हो, और एक क्या हो, समान कला में हो। समान कला में कैसे होगा, जब कला व कलांतर समय के साथ क्या होंगे, नियत होंगे, तो कलांतर क्या होंगे, समान कला में, उत्सर्जित तरंगें क्या होंगे, समान कला में होंगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, कला संबंधी स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे, कला संबंधी स्रोत। एक बार और इसको मैं परिभाषित कर सकता हूं कि वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है, उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जो कला संबंध स्रोत होते हैं वो कला संबंध स्रोत, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं किसी पानी में नुकीली सुई को, दो सुइयों को एक साथ तैराना, नुकीली सुई को दो सुइयों को एक साथ क्या करना, तैरना, क्या कहलाता है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो दूसरा पॉइंट क्या होता है अपना, कला असंबद्ध स्रोत होता है। कला असंबद्ध स्रोत होता है। इससे जो कला संबंध स्रोत होता है वो कला संबंध स्रोत कहां प्राप्त किए जाते हैं, जंग के दूसरे प्रयोग में प्राप्त किए जाते हैं और माइकलसन के व्यक्तिगत में प्राप्त किए जाते हैं। अब आता है कला असंबद्ध स्रोत। दूसरा पॉइंट लेके चलेंगे, कला असंबद्ध स्रोत। क्या होता है कला असंबद्ध स्रोत? सीधे सीधे परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं
कि वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। जैसे मान लो दो बल्ब लिए हमने, क्या लिए, दो बल्ब लिए और दोनों बल्बों को हमने एक साथ क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। दोनों एक साथ चसेंगे, दोनों जब एक साथ चसेंगे तो चसने के दौरान उनकी जो तीव्रताएं होंगी या तरंगे जो उत्पन्न होंगी, वो तरंगे क्या होंगी, अलग अलग कला में होंगी, यानी कि उनके जो कलांतर होगा वो समय के साथ क्या होगा, नियत नहीं होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, कला असंबद्ध स्रोत। इसमें हम कह सकते हैं कला या कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं, कला संबंधी स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, दो बल्बों से उत्सर्जित तरंगे, भाई दो बल्बों से उत्सर्जित तरंगे जो होंगी उनके मध्य जो कलांतर होगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, अनियत होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, इससे अध्यारोपण के सिद्धांत में आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो ये प्रकाश तरंग आ गई, ये प्रकाश तरंग आ गई, ये प्रकाश तरंग आ गई, ये आ गई और ये प्रकाश 1 2 3 4 और 5 प्रकाश तरंग इस बिंदु O पर अध्यारोपित होती है, आपतित होती है। तो इन प्रकाश तरंगों का जो आयाम है, तीव्रता है, यहां से एक प्रकाश तरंग निकल रही है जिसे हम बोलते हैं परिणामी तरंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिणामी तरंग। और इन सभी को हम क्या बोलेंगे, अध्यारोपित तरंग। यानी कि दो या दो से अधिक तरंगों के जो समान कला में होंगी उनकी तीव्रता और आयाम क्या होंगे, लगभग समान होंगे। दो या दो से अधिक अध्यारोपित तरंगों से उत्सर्जित एक परिणामी तरंग का परिणामी आयाम उन अध्यारोपित तरंगों के आयामों के बीजगणित योग के बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। सपोज दैट इस पहली तरंग का आयाम y1 है, इसका y2 है, इसका y3 है, इसका y4 और इसका y5 है। तो y1 y2 y3 y4 और y5 ये क्या है, आयाम है, किसके, अध्यारोपित तरंगों के आयाम है। तो परिणामी आयाम क्या होगा, परिणामी आयाम बराबर अध्यारोपित तरंगों के आयाम। मतलब क्या हुआ, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब जितनी भी तरंगें अध्यारोपित होती हैं, उन अध्यारोपित तरंगों के जो आयाम होते हैं, उन आयामों का बीजगणितीय योग परिणामी तरंग के आयाम के क्या होता है, बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये जो अध्यारोपण के सिद्धांत में हम ये कह सकते हैं कि अध्यारोपण द्वारा जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है, उस परिणामी तरंग का विस्थापन
आपतित से मिलने वाले सभी तरंगों के आयाम, आवर्ती व कालांतर पर निर्भर करता है। ये जो परिणामी तरंग है, इससे परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है, इस विस्थापन का जो मान होता है, ये सारी जो अध्यारोपित तरंगें होती हैं, इन सभी अध्यारोपित तरंगों के आयाम, आवर्ती व कालांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन व्यतिकरण। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण। देखो क्या होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं व्यतिकरण और क्या होता है व्यतिकरण? जैसे मान लो हम ये कहें कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती या लगभग समान आयाम की तरंगें, दो या दो से अधिक समान आवर्ती व समान, दो या दो से अधिक तरंगें समान आवर्ती व लगभग समान आयाम की तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो इस दौरान कुछ बिंदु पर तीव्रता अधिकतम व विस्थापन अधिकतम प्राप्त होता है और कुछ बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम व विस्थापन न्यूनतम प्राप्त होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमने अभी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने 5 तरंगें अध्यारोपित करवाई थी, एक परिणामी तरंग प्राप्त की थी। उसी तरीके से हम इसमें दो या दो से अधिक, दो लेंगे या तो या 3 या 4, कितने भी लेंगे, उन सभी तरंगों के आवर्ती समान होगी, आयाम क्या होंगे? लगभग समान होंगे। तो कुछ बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो अधिकतम व आयाम भी क्या होता है? अधिकतम होता है। तीव्रता व विस्थापन, आयाम भी विस्थापन अधिकतम व कुछ बिंदु पर तीव्रता व विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण के 2 प्रकार होते हैं। व्यतिकरण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला समपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। अब ये समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दोनों होते क्या है? मैं आपको ये कहूं कि जो समपोषी व्यतिकरण होता है, कौन सा व्यतिकरण होता है? समपोषी व्यतिकरण होता है। इस समपोषी व्यतिकरण में भी तरंगें कितनी अध्यारोपित होंगी? 2 या 2 से अधिक तरंगें अध्यारोपित होंगी और जो तरंगें अध्यारोपित होंगी वो किसमें होंगी? समान कला में होंगी, समान कला में होंगी। और ये क्या होंगी? विपरीत कला में होंगी। इसमें क्या होंगी? विपरीत कला में होंगी। पहला पॉइंट हो गया दोनों में, इसमें पहला पॉइंट हो गया, इसमें क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया। जब इसमें समान कला में अध्यारोपित होती हैं 2 या 2 से अधिक तरंगें, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जब समान कला में अध्यारोपित होंगी तो जो इसमें तीव्रता और विस्थापन होगा, तीव्रता व विस्थापन क्या होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। और इसमें क्या होगा? तीव्रता व विस्थापन न्यूनतम होगा। तीव्रता विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम होगा। जब तीव्रता विस्थापन अधिकतम होगा तो इसमें कलांतर, तीसरा पॉइंट क्या आएगा? कलांतर मतलब फाई का मान होगा 0
2 पाई 4 पाई डॉट डॉट 2n+1 पाई होगा। जब कलांतर फाई का मान 0, 2 पाई 4 पाई 2n+1 पाई होगा तो चौथा पॉइंट होगा इसमें पथांतर, और पथांतर को बोलेंगे हम डेल। डेल का मान कितना होगा? डेल का मान होगा लैम्बडा 2 लैम्बडा 4 लैम्बडा डॉट डॉट 2n+1 लैम्बडा, 2n+1 लैम्बडा। या ऐसे कहें कि जो इसमें पथांतर का मान होगा वो कितना होगा? पाई का सम गुणज होगा, पाई का 2n लैम्बडा ही होगा, 2n लैम्बडा होगा। ठीक है, पाई का सम गुणज होगा। इसमें भी क्या क्या होगा? पाई का सम गुणज ही होगा, और पाई का जब सम गुणज होगा तो कितना होगा? 2n+1 इंटू, इसमें कितना आएगा? 2n लैम्बडा आएगा, इसमें भी क्या आएगा? 2n पाई आएगा। बस पाई के सम गुणज क्या है? 2n पाई आएगा। क्लियर? इसमें जो कलांतर होगा, कलांतर कितना हुआ? 5 बराबर, मैं ये कहूं विनाशी व्यतिकरण है और तीव्रता क्या है? न्यूनतम है। जब विनाशी व्यतिकरण है, तीव्रता न्यूनतम हो तो क्या होगा? पाई होगा, 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट 2n+1 पाई होगा। ठीक है, और कलांतर क्या होगा? डेल बराबर जो कलांतर होगा वो कलांतर को λ/2 3 λ/2 5 λ/2 डॉट डॉट 2n+1 λ/2। आपको मैं इस दोनों से ये बता सकता हूं या ये कहना चाह रहा हूं कि जो समपोषी व्यतिकरण होगा उस समपोषी व्यतिकरण को हम परिभाषित कैसे करेंगे? इसमें भी करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें समान आवर्ती या लगभग समान आयाम की समान कला में 2 या 2 से अधिक तरंगें समान आवर्ती या समान लगभग समान आयाम की समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो कलांतर पाई का समगुणज और पथांतर लैम्बडा का पूर्ण गुणज होता है तथा इस दौरान परिणामी तरंग की तीव्रता व विस्थापन अधिकतम प्राप्त होता है। प्रकाश की इस घटना को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब भी समपोषी व्यतिकरण होगा तो उस समपोषी व्यतिकरण में कला क्या होंगी? समान कला होगी। कलांतर क्या होगा? पाई का समगुणज होगा और पथांतर पूर्ण गुणज होगा। कलांतर पाई का समगुणज, पथांतर क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। सही। और जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी उस परिणामी तरंग की तीव्रता व विस्थापन क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक उसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती व लगभग समान आयाम की तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो उनके मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज व कलांतर λ/2 3 λ/2 5 λ/2 प्लस डॉट डॉट 2n+1 λ/2 प्राप्त होता है। ठीक है, तथा परिणामी तरंग की तीव्रता व विस्थापन न्यूनतम प्राप्त होता है। उसे हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जब भी समपोषी व्यतिकरण होगा तो प्राप्त फ्रिंजें
हमें चमकीली प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? इसमें होती है चमकीली, और इसमें काली फ्रिंजें प्राप्त होती है भाई। इसमें कैसे होती है? काली, और इसमें क्या होती है? चमकीली होती है। मतलब जब भी विनाशी व्यतिकरण हुआ तो तीव्रता और विस्थापन अधिकतम हुआ, और तीव्रता और विस्थापन अधिकतम होगा तो फ्रिंजें कैसे प्राप्त होंगी? चमकीली होंगी। कैसे होंगी? चमकीली होंगी। जब भी विनाशी व्यतिकरण होगा तो उस दौरान फ्रिंजें कैसे प्राप्त होंगी? काली होंगी, और तीव्रता और विस्थापन कैसा होगा? न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें इसके बाद में पढ़ेंगे हम व्यतिकरण। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। भाई व्यतिकरण के लिए क्या क्या आवश्यक क्या शर्तें होती है? पहली शर्त में ये कह सकता हूं क्या कि जब भी व्यतिकरण प्राप्त करना होता है तो हमें दो या दो से अधिक तरंगें प्राप्त अध्यारोपित करवानी होती हैं। पहले लिखेंगे व्यतिकरण घटना के लिए दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित करनी होती हैं। भाई जब भी हमारे पास में व्यतिकरण प्राप्त करेंगे तो उसमें कम से कम दो और मैक्सिमम कितने भी हम तरंगें अध्यारोपित करवा सकते हैं। अब इसमें होता है दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जिन तरंगों को हम अध्यारोपित करवाते हैं उनकी तीव्रता क्या होती है? तीव्रता समान होती है। उनकी तीव्रता क्या होती है? समान। तीसरा ये कह सकते हैं आयाम लगभग समान होता है। आयाम क्या होता है? लगभग समान होता है। चौथा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जब व्यतिकरण में यदि समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, यदि क्या हो रहा है? समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होंगी। किस क्रम में होंगी? समान कला में होंगी। और विनाशी व्यतिकरण में विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह होती है कि जब भी व्यतिकरण प्राप्त करना होता है तो हमें संकीर्ण सृष्टि उपयोग करनी होती है, जिससे क्या होता है? दो या दो से अधिक तरंगें क्या होती है? अध्यारोपित होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें क्या थी? शर्तें थी। इसके आगे पढ़ेंगे अपन व्यतिकरण के लिए यंग का द्विसृष्ट प्रयोग। व्यतिकरण के लिए यंग का द्विसृष्ट प्रयोग क्या होता है? व्यतिकरण का द्विसृष्ट प्रयोग हमने क्या लिया? एक पर्दा ले लिया और उस पर्दे पर हमने एक स्लिट लगा दी, छिद्र कर दिया। इसने क्या कर दिया? स्लिट लगा दिया। ये एन पर्दा हो गया। इस पर्दे से कुछ अल्प दूरी पर दूसरा पर्दा ले लिया मैंने, और इस दूसरे पर्दे पर दो स्लिट लगा दी। इस पर्दे को मैंने नाम क्या दे दिया? एम नाम दे दिया। ठीक है। इससे पहले पर्दे एम से
कुछ दूरी पर हमने एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत लिया या संकीर्ण प्रकाश स्रोत लिया, यहां से प्रकाश किसके रूप में उत्सर्जित होगा भाई? तरंगागर के रूप में उत्सर्जित होगा। किसके रूप में होगा? तरंगागर के रूप में होगा। और कहां पर आपतित होगा? पहले पर्दे S1 पर आपतित होगा। तो इसी तरीके से जैसे इससे तरंगागर के रूप में हो रहा है, तो यहां पर भी किसके रूप में होगा? तरंगागर के रूप में होगा। यहां पर भी किस रूप में होगा भाई? तरंगागर के रूप में। जो ये लास्ट की तरंगिकाएं हैं, इस पर जो उत्पन्न तरंगिकाएं होती हैं, ये एक नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करती हैं? व्यवहार करती हैं। ठीक है, तो यहां से जो प्रकाश प्राप्त होगा वो तरंगिकाओं के रूप में होगा ऐसे, और इसे हम जो ये प्रकाश तरंगें प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ये बिना विच्छेदित प्रकाश के लिए आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहां पर बनता है उच्चिष्ट। और उच्चिष्ट का मतलब क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। और दूसरा, जब एक हाइपन और एक पूरी लाइन क्रॉस करती है तो वहां पर बनते काली फ्रिंजें बनती है। इसके बारे में संपूर्ण और इसकी डेरिवेशन गणितीय विवेचना हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।